फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का इसमें चैप्टर 13 की शुरुआत करेंगे आज। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 12 को कम्प्लीटली पढ़ लिया था और हमारी ये जो यूनिट है, इस यूनिट के अंतर्गत दो चैप्टर पढ़ने हैं हमें, परमाणु और नाभिक। परमाणु का हमने डिस्कशन कर लिया है, अब इसमें हमें नाभिक के बारे में समझना है। ठीक है, तो इससे पहले चैप्टर में, इससे 12वें चैप्टर में हम लोगों ने जाना था कि परमाणु क्या होता है, उसके मॉडल वगैरह हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इसमें केवल हमें नाभिक के बारे में पढ़ना है। ठीक, और मैंने आपको बताया था नाभिक क्या होता है। जैसे जिस कमरे में बैठ के आप इस वीडियो को देख रहे हो, उस कमरे को अगर हम परमाणु मान लें तो नाभिक क्या होगा, आपके पेन की जो डॉट है जिससे हम लिखते हैं, उसको क्या मानेंगे हम लोग, नाभिक मानेंगे। इतना छोटा होता है नाभिक, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो नाभिक अगर हम बनाएं तो ये आ गया इसका परमाणु। और परमाणु में क्या होता है, परमाणु में होता है नाभिक, परमाणु में होता है नाभिक। ठीक है, और नाभिक की अगर हम बात करें तो नाभिक पे हमारा धनावेश होता है। धनावेश क्यों होता है नाभिक पर? नाभिक पर धनावेश होता है प्रोटॉन की वजह से। किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से। वैसे नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन प्रोटॉन पे जो आवेश होता है, प्लस का आवेश, ही हमारा नाभिक पे जो प्लस का जो आवेश होता है, धनावेश होता है, ये प्रोटॉन के कारण होता है। न्यूट्रॉन पे हमारा कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक, तो नाभिक में क्या क्या होता है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। नाभिक में हमारा क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है। क्या होता है नाभिक में? प्रोटॉन होता है। और क्या होता है? प्रोटॉन हो गया। और क्या होता है नाभिक में? न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है नाभिक में? न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। और इन कक्षाओं में कौन घूमता है? इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इलेक्ट्रॉन है ये। और ये तीन चीजों से, यानी ये तीन मूल कणों से मिलकर ये हमारा पूरा का पूरा परमाणु बनता है। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है? क्यूपी। क्यूपी बोले तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? प्रोटॉन पर आवेश प्लस 1.6 गुणा 10 की पावर -19 के कूलाम। और अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें तो QM इक्वल टू 1.673 गुणा 10 की पावर -27 kg, -27 kg, इतना प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है QE, ये होता है -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। और अगर हम प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करें, QM इक्वल टू 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलो। न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन बोले तो न्यूट्रल, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, तो QN इक्वल टू क्या होगा? 0 हो जाएगा। लेकिन इसका द्रव्यमान होता है MN, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1.675 गुणा 10 की पावर -27 kg, ये होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, और जितना प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस में, उतना ही इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस में। और अगर परमाणु, इसीलिए परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं उन पर प्लस आवेश होने की वजह से ये हमारा नाभिक है, धनावेश हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस परमाणु में ऋणावेश, इस पर ऋणावेश होने की वजह से परमाणु हमारा क्या होता है? ऋणावेशित होता है। मतलब ये कक्षाएं क्या होती हैं? ऋणावेशित हो जाती हैं। तो जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होता है, उतना ही आवेश प्रोटॉन पर प्लस में होता है।
तो जितना प्लस उतना ही माइनस, तो प्लस माइनस करके क्या होता है, जीरो हो जाता है। और इसीलिए हमारा जो परमाणु होता है ये कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है परमाणु, उदासीन होता है। ठीक है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी वस्तु जब आवेशित होती है, किसी वस्तु पर जब आवेश आता है, तब वो आवेश आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से आवेश आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। होता क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं या इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के वजह से ही आवेश आता है। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही वस्तु आवेशित हो सकती है, प्रोटॉन की वजह से भी आवेशित हो सकती है, प्रोटॉन की वजह से भी आवेशित हो सकती है। लेकिन होता क्या है, प्रोटॉन होता है नाभिक के अंदर, और इस नाभिक के अंदर से प्रोटॉन को निकालना एक मुश्किल काम है। मतलब इस नाभिक से प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को अलग करना मतलब है कि बहुत ज़्यादा हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की। मतलब इसको तोड़ने के लिए, नाभिक को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, प्रोटॉन ना निकल के कौन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम बात करें नाभिक की, तो मैंने आपको बताया था जो नाभिक है, अगर हम कमरे को परमाणु माने तो नाभिक हम क्या मानेंगे, एक सुई की जो नोक होती है उसको हमें क्या मानना पड़ेगा, नाभिक मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा उसको, नाभिक मानना पड़ेगा। आप सोच सकते हो हम उतनी छोटी सी चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो छोटी सी चीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें छोटी छोटी बातों को भी यहाँ पर इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। इग्नोर हम करेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, हम चीज़ों से भटक जाएंगे। तो हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ को भी इंक्लूड करना पड़ेगा उसमें। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पर ये देखिए, इस नाभिक के अंदर ये द्रव्यमान किसका है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है। ये वाला द्रव्यमान किसका है, ये वाला द्रव्यमान है हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान है m। ये है आपका mp लिखना चाहिए था, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, me हो जाएगा। ये मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है 1.673 गुणा 10 की पावर माइनस के 27 किलो है। कितना है, माइनस के 27 किलो। और यहाँ पर कितना है, 1.675 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलो। अगर आप यहाँ देखो तो बाकी सबको सेम है, बस यहाँ पर 3 है और इधर 5 है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन होता है उसका थोड़ा सा द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें हमने क्या लिया था, केवल 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 ही माना था, और उसमें भी क्या माना था, 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 27। वहाँ पर इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं नाभिक। नाभिक खुद अपने आप में बहुत छोटा मतलब बहुत छोटी सी एक संरचना है ना। और उसमें भी हम क्या करेंगे, इसको 5 को छोड़ देंगे या 3 को छोड़ देंगे तो हम बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो इसको हमें यहाँ पर इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ छोटी छोटी चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर थोड़ा सा द्रव्यमान क्या होता है, न्यूट्रॉन का ज़्यादा होता है। ठीक, और यहाँ पर प्रोटॉन का कम होता है। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर पावर कितनी है, 10 की पावर माइनस 31, और यहाँ कितनी, 10 की पावर माइनस के 27। अगर हम इसको भाग देंगे ना तो लगभग पता कितना आएगा, ये 10 की पावर 4 बचेगी हमारी। कितनी बचेगी, 10 की पावर 4, यानी 1000 नहीं 10,000 गुना। हम यहाँ से ये कह सकते हैं ये 10 की पावर माइनस 31 है, और ये कितनी, 10 की पावर माइनस की 27 है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो द्रव्यमान होता है ये प्रोटॉन या न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से कितना कम होता है, 10,000 गुना कम होता है। कितना कम होता है, 10,000 गुना कम होता है। यहाँ इसको हम ये भी लिख सकते हैं प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 10,000 गुना इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है। समझ में आ रहा है ना, यानी 10,000 गुना जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, कम है। या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 10,000 गुना क्या है, ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना, 10,000 गुना क्या है, ज्यादा है। तो हमें यहां पर करना क्या है ये जो द्रव्यमान लिखा है केजी में, ये जो किलो में लिखा है, यहाँ पर ये किलो में लिखा है, यहाँ पर ये भी किलो में लिखा है। ठीक,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको किलो में नहीं लिखेंगे। हमें बार बार जब भी हम इस चैप्टर में कभी भी हमें प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करेंगे या न्यूट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन के, किसी भी द्रव्यमान की बात करेंगे तो हमें इसको नहीं लिखना है, ठीक है। इसको अभी हम एक दूसरे मात्रक में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों करेंगे कन्वर्ट, जिससे क्या हो, कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो और समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए, ठीक है। जैसे जैसे आप बताइए 1000 किलो को हम लोग क्या बोलते हैं, 1000 किलो को क्या बोलते हैं, 1000 किलो को बोलते हैं एक क्विंटल। क्या बोला जाता है, एक क्विंटल बोलते हैं। ऐसे अगर हम बोलते हैं इसमें 1000 किलो, इसको क्या बोलते हैं, एक टन बोलते हैं, है ना। तो होता क्या है, 1000 किलो हम बार बार बोलें तो उसके स्थान पर हम लोग क्या यूज करते हैं, एक टन यूज करते हैं, ठीक। इससे तो जिस प्रकार हम लोग 100 किलो को 1 क्विंटल बोलते हैं और 1000 किलो को क्या बोला जाता है, 1 टन बोला जाता है, ठीक है। तो इनको हम ना बार बार यूज नहीं करते हैं। जैसे हमें 100 किलो बार बार यूज नहीं करेंगे, 100 किलो, तो उसकी जगह पर हम क्या बोलते हैं, 1 क्विंटल। ऐसी 1000 किलो को क्या बोलते हैं, 1 टन, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, 1.66 गुणा 10⁻⁻27 किलो को क्या बोलते हैं, 1 AMU। कितने क्या बोलते हैं, 1 AMU। इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अब आप देख सकते हो ये और ये क्या बराबर हैं, क्या बराबर है, ये बराबर नहीं है ना। यहाँ 1.673 है, यहाँ कितना है, 1.66। लगभग में, हाँ लगभग हम इसको बराबर मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बेटा नाभिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, शामिल करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं ना, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं AMU में, 1 AMU हमारा इतने के बराबर होता है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 1 AMU में, तब इसका प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है ये निकल के आएगा आपका 1.00। 1 से तो ज़्यादा ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ 1.66 है, यहाँ 1.67 है, तो ज़्यादा आएगा, 1.00727 AMU, ठीक, जिसको लगभग 1 माना जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमें इस चैप्टर में जब कभी भी प्रोटॉन का द्रव्यमान लगाना होगा तो हम इतने से प्रदर्शित करेंगे इसको, ठीक, इतने से हम लोग क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अब ऐसे अगर मैं यहाँ न्यूट्रॉन की बात करूँ तो यहाँ हो जाएगा MN। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तब ये निकल के आता है 1.00866 AMU, 1.00866 AMU, ठीक। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को कन्वर्ट करेंगे AMU में तो कितना निकल के आएगा, 0.00055 AMU, ठीक है, 0.00055 AMU, ठीक है। तो ये इसका क्या है, मतलब है, ठीक। लगभग आप इसको 1 मान सकते हो, लेकिन इस चैप्टर में आपको ये पूरे के पूरे लेके ही चलने हैं। आप इसको ऐसे समझिएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे समझें जैसे मार्केट से आलू खरीद रहे हो या कुछ और खरीद रहे हो, तब आलू खरीदने के दौरान जब वो तोलने वाला उस पर तोलता है, जब उसके स्केल पर जब कोई मक्खी बैठ जाती है तो वो मक्खी क्या होती है, उस पर इतना प्रभाव नहीं डालती है। लेकिन जब वही मक्खी किसी सुनार के स्केल पे बैठ जाए तो जाहिर सी बात है वो उसके ऊपर प्रभाव डालेगी, ठीक है। तो प्रभाव क्यों डालेगी, क्योंकि सोना जो होता है ना वो हम बहुत कम क्वांटिटी में खरीदते हैं और उसके ऊपर अगर मक्खी बैठ जाए तो फिर फर्क पड़ जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या हैं, इस परमाणु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो परमाणु बहुत छोटा है, तो छोटी छोटी बातों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंक्लूड, शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि एक AMU का आखिर मतलब है क्या, ठीक है। तो इस चैप्टर में जब कभी भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों की जरूरत पड़ेगी तो हम इनको लगाएंगे, 1 किलो वाला नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये AMU वाला लगाएंगे हम लोग, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं इसमें और ये समझते हैं कि एक AMU का क्या मतलब है। आगे इसमें पढ़ेंगे हम लोग एक AMU से आखिर क्या मतलब है। इसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसका मतलब होता है कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या कहते हैं, एक AMU।
कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या बोला जाता है? 1 AMU। तो यहाँ लिखते हैं कार्बन कौन सा कार्बन? 6C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या कहते हैं? 1 AMU कहते हैं। 1 AMU कहते हैं, ठीक है, 1 AMU कहते हैं। और अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के लिए लिखवा दिया था कि उनका द्रव्यमान जो होता है वो AMU में कितना होता है, ठीक है। मैंने पूरी वैल्यू वहाँ लिखवाई थी, ठीक है। तो आगे हम इसमें पढ़ेंगे न्यूक्लियॉन। देखिए न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन ये मैंने बनाया यहाँ पर, ये एक नाभिक है, ठीक है। नाभिक में क्या क्या होता है? नाभिक में क्या क्या होता है आपका? क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। तो इन दोनों की संख्या के योग को ही क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो किसी भी परमाणु का जो नाभिक होगा, यानी जो नाभिक होगा उसमें जितने भी प्रोटॉन हो और जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, जितने भी न्यूट्रॉन हो, उन दोनों को जोड़ दो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। एक AMU से क्या मतलब होता है? कार्बन के 12वें भाग, कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग का जो द्रव्यमान होता है उसे क्या बोलते हैं? 1 AMU। और न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उन दोनों की जो संख्या का जो योग है उसे क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे हमें पढ़ना है परमाणु क्रमांक। इसमें पढ़ना है परमाणु क्रमांक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और इसको हम लोग लिखते हैं Z से, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो क्या होता है परमाणु क्रमांक? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोला जाता है? परमाणु क्रमांक। किसी परमाणु के नाभिक में केवल प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित
नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक Z कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं Z बराबर, क्या लिखूंगा मैं? Z बराबर P, है ना। परमाणु क्रमांक को Z से लिखते हैं, और परमाणु क्रमांक कहते कैसे हैं? जो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है वो, तो Z बराबर क्या हो गया? P। तो किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या बोला जाता है? परमाणु क्रमांक। ठीक है, लेकिन यदि हमारा परमाणु कैसा है? उदासीन है। यदि परमाणु कैसा हो? यदि परमाणु क्या हो? यदि परमाणु उदासीन हो, यदि परमाणु उदासीन हो। अगर बेटा हमारा परमाणु उदासीन होगा तो प्रोटॉनों की जो संख्या है ना, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तब हम ये वाला रिलेशन लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब परमाणु हमारा कैसा होगा? उदासीन होगा। उस कंडीशन में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, तभी उदासीन हो सकता है परमाणु। और अगर उस पर आवेश है, नो मैटर कौन सा आवेश है, प्लस है कि माइनस है, उस कंडीशन में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं होती है फिर। तो उस कंडीशन में हम केवल ये वाली बात अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उदासीन होगा तो Z बराबर P बराबर E हो जाएगा। ये उदासीन कंडीशन में, जैसे मेरा मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल मैं आपको यही साइड में समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन भी कर रहे हैं इस पर। जैसे मैंने क्या ले लिया एग्जाम्पल, ये ले लिया, जैसे ये लिखा है 13Al27, 13Al27। तो इस कंडीशन में ये जो नीचे नंबर लिखा है इसको परमाणु क्रमांक बोलेंगे हम लोग। और ये जो परमाणु क्रमांक है ना, ये भी 13 है, और प्रोटॉनों की संख्या भी 13 है इसमें, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 13 है। क्यों 13 है? क्योंकि ये इस समय हमारा कैसा है? उदासीन है। कैसा है? उदासीन है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, Al 13 और इसके ऊपर 3 प्लस लगा दूं, कितने लगा दूं? चलो 27 मैंने फिर भी लिख दिया। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो Z तो इसका 13 ही है, P भी 13 है, लेकिन E का मान 13 नहीं होगा। अब E का मान 13 नहीं होगा, उस पर 3 प्लस आ गया, अब आवेश आ गया, उदासीन नहीं है वो अब। तो इस कंडीशन में ये तीनों चीजें बराबर नहीं होंगी। तो क्या होगा फिर? यहां पर आप देखो, जब 3 प्लस नहीं होते तो कितने होते? इलेक्ट्रॉन भी 13 होते, लेकिन ये 3 प्लस हैं, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 3 कम कर दूंगा मैं, कितने रह जाएंगे? 10। ये बात है यहाँ पर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे द्रव्यमान संख्या। क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें क्या आएगा? द्रव्यमान संख्या में क्या आएगा? पहले ये समझो बेटा, नाभिक में क्या क्या चीजें होती हैं? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों का योग क्या कहलाता है? अच्छा, ये इसको न्यूक्लियॉन भी तो बोलते हैं, न्यूक्लियॉन भी ही होता है ना। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है उसे क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को, की संख्या के योग को, प्रोटॉनों की संख्या के योग को, संख्या के योग को क्या बोलते हैं?
द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा आपका A बराबर P प्लस एन, A बराबर P प्लस एन हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को ही क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। ठीक है, इसी की तरह हम तीसरी इसमें पढ़ेंगे परमाणु भार। क्या पढ़ेंगे? परमाणु भार। परमाणु भार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, ये हो गया आपका एटॉमिक मास। तो परमाणु भार क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग को क्या बोलेंगे? परमाणु भार। ठीक है, तो यहां इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग को क्या बोलते हैं? परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार A कहते हैं। तब यहां से हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे A बराबर P प्लस एन। जब दोनों के भार को जोड़ेंगे और किस में जोड़ना है? AMU में, तो लास्ट में कितना आ जाएगा? ये AMU आ जाएगा ये। ठीक, तो ये होगा इसके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। ये वो चीजें हैं जो आगे अभी हमें इन सभी का यूज करना है, और आपने इनको ये केमिस्ट्री में भी पढ़ के रखा होगा। ठीक है, तो इनमें मैं बिल्कुल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है उसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और परमाणु भार का मतलब क्या होता है? वेट। और किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के द्रव्यमानों के योग को हम क्या बोलते हैं? परमाणु भार। ए से लिखते हैं A बराबर P प्लस एन, और AMU में निकल के आएगा ये। ठीक, पहले इन पे एक दो सवाल कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, Mg++ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 12 है और परमाणु भार जो है वो 24 है। ये हमें दे रखा है इसमें, और इसमें हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, कितनी है। तो यहाँ पर क्या है? Mg++, इसका हमें परमाणु क्रमांक दे रखा है कितना? 12, और परमाणु भार दे रखा है कितना? 24। यहाँ पर हमें बताने हैं कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर ये जो नीचे नंबर लिखा जाता है ना, जो कि परमाणु क्रमांक होता है, ये हमारा बराबर होता है Z बराबर P के। Z बराबर P, और ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? 12 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये उदासीन होता, उदासीन कब होता? जब इस पर ये 2 प्लस ना लगे होते, तब ये Z बराबर P बराबर E हो जाता और तीनों की संख्या 12 हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, प्लस होने की वजह से अब क्या होगा? इसमें प्रोटॉनों की संख्या 12 होगी, बट इलेक्ट्रॉन इसमें 12 अब नहीं होंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे हम लोग? अगर यहाँ पर 2 प्लस नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन कितने होते? 12 होते। लेकिन 2 प्लस है, इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निष्कासित हो गए हैं, निकल गए हैं। तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 10 हो गए इसमें। ठीक है, और न्यूट्रॉन हम लोग कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला होता है A बराबर P प्लस एन। तो A की वैल्यू ऊपर वाली हो जाएगी, कितनी है? 24 है, प्लस P का मान कितना हो जाएगा? 12 प्लस n, तो 24 माइनस के 12 इक्वल टू n, तो n बराबर आ जाएगा ये 12 आ जाएगा। या न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है? इस भार में से क्रमांक को हटा देना है, एक बार में आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसमें ज्ञात कर लेंगे
तो इसमें मैं दूसरा क्वेश्चन इसमें चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इस आयन को चेंज कर दिया किसके साथ में, Al ट्रिपल प्लस कर दिया मैंने इसको, Al ट्रिपल प्लस, और यहाँ पर इस 12 की जगह 13 कर दिया है और इस 24 की जगह 26 कर दिया है। तो ये था हमारा पहले का आंसर। अब इस दूसरे में निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होंगे और कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, Al यहाँ पर 3 बार प्लस है और इसका क्रमांक कितना है 13 और भार कितना है 26। तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, Z बराबर P कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13 और E बराबर कितना हो जाएगा, अगर ये 3 प्लस नहीं होते तो इलेक्ट्रॉन भी बराबर होते हैं इनके, तो 13 और 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ से कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे 10। कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। तो n का मान कैसे निकलेगा, ऊपर वाले में से नीचे वाला आप घटा दें, तो n का मान क्या हो जाएगा, 26 माइनस के 13, कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। तो Al ट्रिपल प्लस आयन में 13 तो हमारे न्यूट्रॉन होंगे, 13 प्रोटॉन होंगे और 10 होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक, और तीसरा सवाल यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे हमें इसमें निकालना है 79 AU 197 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें निकालते हैं, कैसे निकालना है इसमें, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, देखिए 79 AU 197 इसमें हमें ज्ञात करना है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। आप देख सकते हो इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, आवेश मतलब ना प्लस है ना माइनस है, तो यहां से हम लिख सकते हैं Z बराबर P बराबर E, ये तीनों किसके बराबर होंगे, 79 के। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक दूसरे के बराबर होगी, मतलब ये उदासीन है, इसीलिए इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। और आवेश कब नहीं होता, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस भार में से, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो कितना बचेगा, ये यहाँ बचेगा 8, 118 बचेगा, ये 118। तो 118 अपने क्या आ गए इसमें, ये आ गए न्यूट्रॉन। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग किसी भी आयन में या परमाणु में क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं। इन दोनों से क्वेश्चन किसी न किसी प्रकार का बोर्ड एग्जाम में आपके जरूर आता है। तो पहले पढ़ेंगे इसमें समस्थानिक, फिर उसके बाद जानेंगे संभारिक। आगे इसमें पढ़ेंगे समस्थानिक, समस्थानिक क्या होते हैं, और इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे संभारिक। और संभारिक और समस्थानिक इन दोनों को बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है इनके बारे में, किसके समस्थानिक क्या होते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, या संभारिक क्या होते हैं, इनको समझाइए। तो संभारिक क्या, समस्थानिक क्या होते हैं, सम का मतलब होता है समान, और स्थान, और स्थान समान कब होते हैं, जब उनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, समान तत्वों के ऐसे परमाणु, समान तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं जबकि परमाणु भारों में अंतर होता है, उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक। समान तत्वों के ऐसे परमाणु, ये आपको बोलना पड़ेगा, समान तत्वों के ऐसे परमाणु, क्योंकि जब उनके परमाणु क्रमांक समान होंगे तो वो तत्व भी हमारा क्या होगा, समान होगा। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक अगर अलग अलग है तो वो तत्व हमारा तत्व क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां पर हमें बोलना पड़ेगा समान तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं जबकि परमाणु भारों में अंतर होता है, उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक, और संभारिक क्या होते हैं, इनके जस्ट उल्टे होते हैं। पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम इसमें पढ़ेंगे संभारिक। तो समस्थानिक क्या होते हैं, समान तत्वों के, समान तत्वों के ऐसे परमाणु, समान तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके
जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, जबकि परमाणु भारों में अंतर होता है, परमाणु भारों में अंतर होता है, परमाणु भारों में अंतर होता है, समस्थानिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। तो समान तत्वों के अभी एग्जाम्पल देंगे, तब आपको डेफिनेशन और अच्छे से समझ में आएगी। मैंने समान यहां क्यों लिखा है? समान तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं जबकि परमाणु भारों में अंतर होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आप बिना एग्जाम्पल के पेपर में इसको एक्सप्लेन करके नहीं आओगे, एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। ठीक, तो एग्जाम्पल क्या होगा? हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक? देखिए कौन कौन से होते हैं। एक को बोलते हैं 1H1, दूसरा होता है 1H2, तीसरा होता है 1H3। ये तीनों हमारे हाइड्रोजन के प्रकार हैं। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। आप देख सकते हो तत्व हमारा समान है। क्यों समान है? क्योंकि इनके तीनों के परमाणु क्रमांक समान हैं, लेकिन परमाणु भार कैसे हैं? अलग अलग हैं। ठीक, तो समान तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं जबकि परमाणु भारों में अंतर होता है, उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले हाइड्रोजन को बोलते हैं, इसको बोला जाता है प्रोटियम। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटियम। इसको बोला जाता है ड्यूटीरियम। या इसी को बोलते हैं हम लोग भारी जल। इसका सूत्र एक और भी होता है D2O। ठीक है, D2O। और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं? हमारे हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। अगर ये नाम आप भूल जाएं तो मत लिखना इनको, लेकिन ये एग्जाम्पल के एज अ एग्जाम्पल आपको ये कम से कम एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में एक एग्जाम्पल आपको और समझाऊंगा। तो आप देख सकते हो इसमें तत्व क्या है? हमारे समान है, इसलिए ऊपर लिखा गया है समान तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भारों में अंतर होता है, उन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक, और जब ये तीनों एक जैसे हैं तो तीनों को हमें कहाँ रखना पड़ेगा? समान स्थान पे रखना पड़ेगा। लेकिन जो आवर्त सारणी है, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसमें केवल इस वाले हाइड्रोजन को जगह दी गई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन होता है, इसकी जो सांद्रता होती है, इसकी जो मात्रा होती है, वो प्रकृति में ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हमने कहाँ जगह दी है? आवर्त सारणी में जगह दी है। और इनकी मात्रा कम होती है, इसलिए इसको आवर्त सारणी में जगह नहीं दी गई है। जो हाइड्रोजन रखा गया है आवर्त सारणी में, वो ये वाला है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग इसमें देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है इसमें 6C12 और नेक्स्ट है 6C14। तो आप देख सकते हो ये दोनों जो हैं हमारे कार्बन के समस्थानिक हैं। किसके समस्थानिक हैं? हमारे कार्बन के समस्थानिक हैं। आप चाहो तो इसके स्थान पर ये वाला भी कम से कम एक एग्जाम्पल आपको वहां लिख के आना पड़ेगा। तो ये दोनों क्या हो गए? हमारे कार्बन के समस्थानिक हो गए। क्यों हो गए? देखो ये दोनों कार्बन है, दोनों के परमाणु क्रमांक भी समान होंगे, लेकिन परमाणु भारों में क्या है? अंतर है। ठीक, तो ये होते हैं हमारे क्या? समस्थानिक। तो समान तत्वों के ऐसे परमाणु
जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भारों में क्या होता है, अंतर होता है, उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक। और कुछ इनकी विशेषताओं की हम लोग बात कर लेते हैं कि विशेषताएं इनकी क्या होती है, इतने में मैं कर दूंगा इनकी सारी विशेषताएं। कुछ विशेषताएं हम लोग लिख लेते हैं जो कि हमें अंतर बनाने में मदद करेगा। ये विशेषताएं देखिए, विशेषताएं में बिल्कुल कुछ भी रटना नहीं है, इन्हीं से हमारी विशेषताएं बन जाएंगी। ठीक है, क्या होती है विशेषताएं? अगर मैं बात करूं इन पे प्रोटॉनों की संख्या की, तो बता सकते हो इनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। देखो इसमें प्रोटॉन 6 होंगे, इसमें भी प्रोटॉन 6 होंगे, तो क्या लिखेंगे, इनमें प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। और नंबर 2, इनमें इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या समान होगी। देखिए सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो इनमें क्या लिख देंगे, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तीसरा इसमें क्या होता है, प्रोटॉन। अगर हम प्रोटॉन निकालेंगे तो ये 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, भिन्न होती है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हो गए समस्थानिक। तो आई होप आपके ये समझ में आया होगा समस्थानिक क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे समभारिक। के बाद आगे हमें इसमें पढ़ना है समभारिक, आइसोबार्स। तो समस्थानिक क्या होते हैं, समान तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भारों में अंतर होता है। परमाणु भार जस्ट अपोजिट होते हैं। सम का मतलब होता है समान, भार का मतलब होता है परमाणु भार। तो विभिन्न तत्वों के, वहां समान तत्व थे, यहां क्या होगा, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार तो समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांकों में अंतर होता है। अब जब परमाणु क्रमांक अलग अलग हो गए तो तत्व हमारे अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार तो समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांकों में अंतर होता है, उन्हें क्या कहते हैं, समभारिक। ठीक, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं फिर एग्जांपल तो और अच्छे समझ में आएगा। ये क्या लिखेंगे इसमें, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार तो समान होते हैं जबकि परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होंगे बट उनके परमाणु क्रमांक जो हैं वो अलग अलग होंगे, क्या कहलाएंगे, समभारिक। और बिना एग्जाम्पल के आप इसको एक्सप्लेन करके नहीं आएंगे। एग्जाम्पल कम से कम एक एग्जाम्पल आपको वहां लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल में क्या लिख रहा हूं उसका देखिए, ये एग्जाम्पल ये हो सकता है C6H14 और N7N14। ये दोनों आपस में समभारिक हैं। क्यों हैं समभारिक, आप देख सकते हो दोनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं बट परमाणु भार दोनों के क्या हैं, समान हैं।
इसीलिए ये दोनों क्या हैं, हमारे समभारिक हैं। दोनों आपस में ये समभारिक हैं क्योंकि दोनों के परमाणु भार समान और परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल यहां पर मैं और लिखता हूं, ये होता है 19 के 40 और ये होता है 20 CA 40। ये पोटेशियम है, ये हमारा कैल्शियम है। इन दोनों में आप देख सकते हो दोनों के परमाणु क्रमांक तो समान है, सॉरी परमाणु भार तो समान है, लेकिन परमाणु क्रमांकों में अंतर है। तो ये दोनों क्या हैं, आपस में हमारे समभारिक हैं। ये भी हमारे दोनों आपस में समभारिक हैं। तो समझ में आ गया होगा। और ये विभिन्न तत्व मैंने क्यों लिखा है, विभिन्न मैंने इसलिए लिखा है जब परमाणु क्रमांक इनका बदल जाएगा तो वो तत्व भी बदल जाएगा, है ना। देखो ये C है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, तो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग तत्व हैं। तो वही इसमें लिखा गया है विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार तो समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांकों में अंतर होता है, क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विशेषताएं इसकी क्या होंगी, देखिए विशेषताएं देख लेते हैं इनमें। तो सबसे पहली विशेषता अगर मैं बात करूं इनमें इलेक्ट्रॉनों की या प्रोटॉनों की संख्या के, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 19 है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 20 हैं, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं, इसमें प्रोटॉन हमारे 7 हैं। तो प्रोटॉन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग होती है। प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, इनमें अलग अलग होगी। ठीक है। नंबर दो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो इनमें भी इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे। जब प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग होगी। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनमें अलग अलग होगी। ठीक है। नंबर 3, इनमें हम लोग निकालते हैं प्रोटॉनों की संख्या। अगर इसको इससे घटाएंगे तो कितनी आएगी, प्रोटॉनों की संख्या कितनी आएगी, यहां पर इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। इसको ये घटाएंगे 20 आएगा। इसमें घटाएंगे तो ये 8 आएगा, इसमें घटाएंगे तो 7 आएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। तो ये हो जाएंगी इनकी विशेषताएं और इनके आधार पर हम इन दोनों में अंतर भी कर सकते हैं, समभारिक में और समस्थानिकों में। ठीक, तो पेपर में आप देख लीजिएगा कि अंतर पूछा गया है कि क्या पूछा गया है और इनको आप एक्सप्लेन कर देना। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा समभारिक और समस्थानिकों से। ठीक है, तो दोनों आपकी समझ में आ गए होंगे। आगे हम इसमें पढ़ेंगे सम न्यूट्रॉनिक। इसमें हमें अब पढ़ना है सम न्यूट्रॉनिक। तो इसमें क्या होगा, देखिए सम मतलब समान और न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन, समान न्यूट्रॉन। तो जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। और समान दिखाने के लिए कम से कम तो हमारे पास 2 परमाणु हों तभी तो दिखा पाएंगे हम लोग। जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तो उन्हें क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक, जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या
न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समान होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? सम न्यूट्रॉनिक का एग्जाम्पल क्या होगा? पहला एग्जाम्पल इसमें ये हो सकता है 6C14, 6C14, और इसमें मैं लिख सकता हूं 8O16। ये दोनों आपस में हमारे सम न्यूट्रॉनिक हैं। कैसे है मैं आपको चेक करके बताता हूं। इसमें अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, इसमें कार्बन वाले में, तो कैसे निकालेंगे? n बराबर ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देंगे। अभी मैंने आपको बताया था न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। बाहर में से क्रमांक घटा देते हैं, कितनी आएगी? 8। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। इसमें अगर निकालेंगे तो 16 - 8, तो यहां भी कितना आएगा? 8 आएगा। तो ये दोनों आपस में हमारे क्या हैं? सम न्यूट्रॉनिक हैं। तो भाई इसमें परिभाषा लिखिए, और कम से कम हमें 2 दिखाने पड़ेंगे ना समान दिखाने के लिए। जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और करके दिखाता हूं। इसका दूसरा एग्जांपल यहीं पर लिख दूंगा मैं। ये 19 के 39, 19 के 39 भी होता है, 19 के 40 भी होता है। ठीक है, दोनों हमारे होते हैं। तो ये हो गया 20 CA 40। इनमें निकाल के देखते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी। n बराबर 39 - 19, कितनी बचेगी? ये 20 बचेगा यहाँ पर। तो इसमें पोटेशियम में जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो 20 है। यहाँ पर कितनी आएगी? n बराबर 40 - के 20, तो यहाँ पर भी कितना बचेगा? 20 बचेगा। तो ये दोनों आपस में हमारे क्या हैं? सम न्यूट्रॉनिक हैं। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। इसी की तरह हम इसमें एक और पढ़ने वाले हैं यहां पर, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। इसके नाम से ही क्लियर है, आप देख सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी। तो सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होंगे? सम का मतलब समान, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। ऐसे परमाणु, अणु या आयन, कोई भी परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है। जरूर नहीं है कि हर बार में परमाणु ही हो। ठीक है, तो ऐसे परमाणु, अणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, बस हाँ, यहां थोड़ा इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको, या तो परमाणु होगा वो, या अणु होगा, या अणु या आयन हो सकता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में लिखता हूं, ऐसे परमाणु कॉमा अणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, समान होती है। क्या होती है? समान होती है। उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? समान होगी। मैं इसका एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं। ये एग्जांपल है, जैसे एक होता है O डबल माइनस, ठीक है, एक होता है F डबल माइनस, F माइनस, एक होता है Na, यहाँ लिख रहा हूँ मैं Mg डबल प्लस, या फिर Al ट्रिपल प्लस। और मैं इनमें आपको चेक करके बताता हूँ, ये आपस में हमारे सब सम न्यूट्रॉनिक हैं। चाहे आप
पांचों ना लिख के इन दोनों को लिखे आना, कम से कम 2 तो लेने पड़ेंगे, तभी आप दिखा पाओगे कि सम इलेक्ट्रॉनिक है वो क्या है। किसी चीज को समान दिखाने के लिए कम से कम 2 चीजें चाहिए, ठीक है हमको, तो हमको कम से कम 2 चीजें चाहिए होती है समान दिखाने के लिए। तो कोई से भी आप 2 ले, किन्हीं चाहे इसको ले लेना, किसी को भी ले लेना आप, ठीक है। मैंने यहाँ 5 लिखे हैं आपके सामने और पांचों में आपको करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, जो ऑक्सीजन होता है इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका 9 होता है, इसका 11 होता है, इसका 12 होता है और इसका 13 होता है। मुझे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। किसकी संख्या निकालनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ से मुझे ई का मान निकालना है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अच्छा, अगर इसके ऊपर ये 2 माइनस नहीं होते तब ये प्रोटॉनों की संख्या, ये नीचे जो 8 लिखा है वही होती ना संख्या इसमें इलेक्ट्रॉनों की, वही होती, लेकिन 2 माइनस हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन और आए हैं, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10 हो जाएगा। मतलब O आयन में 10 हमारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन है। ऐसे इसमें अगर मैं निकालूं तो E बराबर, अगर ये माइनस नहीं होता तो 9 होते इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक माइनस है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आया है। कितने हो गए? यहाँ पर भी 10 हो गए। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन हमारे 10 हैं, इसमें भी हमारे इलेक्ट्रॉन 10 हैं। अब इसमें मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। इस पर मैं प्लस लगा लेता हूँ, ठीक है, Na+ कर लिया। तो E बराबर अगर ये प्लस नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन हमारे कितने होते? 11 होते, लेकिन एक प्लस है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निष्कासित हुआ है, निकला है यहाँ से, तो यहाँ -1 कर लूँगा मैं। तो E बराबर कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारे कितने आ गए? 10 आ गए। इसी प्रकार इसमें क्या होगा? E बराबर 12 - 2, तो कितना बचेगा? ये भी हमारा 10 बचेगा। ऐसे इसमें निकालूंगा मैं तो E बराबर 13 - 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा? हमारा 10 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो इन सभी में हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं? इक्वल हैं, बराबर हैं, ठीक। तो इन्हीं को हम बोलेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। और इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। इसमें हमने परमाणु का थोड़ा इंट्रोडक्शन जाना था, AMU क्या होता है, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आने वाले समय में इस चैप्टर में इनका यूज़ होगा और एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई भी नोटिफिकेशन या वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।